नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के आने वाले इलेक्शंस के बारे में, जो असेंबली इलेक्शंस 2025 में होने हैं। तो डेट अनाउंस हो गई है, 5 फरवरी 2025 को इलेक्शन है और 3 दिन बाद यानी 8 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाला है ये। ऑल्दो पिछले 2 बार से आप लगातार जीतते आ रही है बैक टू बैक टर्म्स में, बट इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। उसके रीजंस वही है जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला जो बड़ा क्रिटिकल फैक्टर इस बार है दिल्ली के इलेक्शंस को लेके, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल इस टाइम पे सिटिंग सीएम नहीं है, वो रिज़ाइन कर चुके हैं और आतिशी जो उनका कार्यभार अभी संभाल रही हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने रिज़ाइन दिया था और आतिशी ने फिर इसको टेक ओवर किया एज सीएम पोजीशन। तो काफ़ी कंट्रोवर्सी इसको लेके हुई क्योंकि केजरीवाल जेल से वापस आए। जेल में रहते हुए उन्होंने इतने टाइम तक वो जेल में रहे, वहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया। जैसे ही जेल से आए और उन्होंने फिर ये सब किया, रिज़ाइन किया और आतिशी ने इसको टेक ओवर किया। तो ये एक बहुत बड़ा आई वुड से एक इलेक्शन आई वुड से एक एक्शन था। ये कोई जनरल नहीं, अगर ये इलेक्शन नहीं होता पास में तो आई हाईली डाउट ये ऐसा कोई भी एक्शन लिया जाता, क्योंकि इलेक्शंस पास आ रहे थे। केजरीवाल वांटेड टू बिल्ड द ट्रस्ट अमंग पीपल जो उनको फॉलो करते हैं और जो आपके सपोर्टर्स हैं, उसके लिए डेफिनेटली वो एक स्ट्रोक खेला गया जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे उनको पद की कोई भी चाह नहीं है और कैसे वो अपने आप को फिर से क्रेडिबिलिटी अपनी साबित करने के लिए जनता के मैदान में जाएंगे। और अगर जनता उनको दोबारा से चुनेगी तो ही वो सीएम की पोजीशन लेंगे, अदरवाइज उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। दूसरी ही इसमें एक पहला जो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जैसे कि इसमें दूसरा पहलू ये भी समझ लीजिए, अगर उनको देखिए हार जीत कुछ भी हो सकती है, किसी का कुछ गारंटी होता नहीं है इलेक्शंस में। अगर इलेक्शन हारते हैं तो वो डिफीटिंग सीएम के फेस में नहीं आएंगे, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो पहली स्ट्रैटेजी तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जैसे जैसे सीएम जब जेल से वापस आए और कैसे ये सब एक्टिविटीज़ हुई। दूसरा, उससे पहले 2 से 3 साल हो गए हैं आपके कितने मिनिस्टर्स, सत्येंद्र जैन पहले, फिर अभी रिसेंटली एक और हमारे मिनिस्टर उनके गए, संजय सिंह। तो काफ़ी टाइम, लंबे टाइम, 1 से 2 साल तक वो लोग जेल में रहे हैं। मनीष सिसोदिया क्लासिक एग्जाम्पल। तो पार्टी के टॉप 3 से 4 लोग जेल में रहे हैं एक के बाद एक। तो 2 चीज़ें हैं इसके लिए। एक तो डेफिनेटली जो आप सपोर्टर्स नहीं हैं उनके लिए तो ये बहुत क्लियर है कि आप एक करप्ट पार्टी है और उनको डेफिनेटली तरह तरह के घोटालों में वो फंसे हैं। एजुकेशन का घोटाला किया, शराब का घोटाला किया, जो भी आरोप प्रत्यारोप रहे हैं उसमें डेफिनेटली इनकी इमेज ऐसे खराब होती है। पर दूसरी पर्सपेक्टिव पे आप इसको कैसे दिखा रही है कि देखिए कैसे जो है हमारे लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, बिकॉज दिल्ली में फुल गवर्नेंस पावर उनके पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, एक स्टेट नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपर हैंड हमेशा ही रहता है, चाहे सीएम कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बट उस पर अपर हैंड गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट होता ही है। तो ये एक फैक्टर रहेगा। अब आम जनता के बीच में ये काफ़ी सोचने वाली बात होगी कि जनता इसको कैसे लेगी। लाइक जैसे 2 फैक्टर्स मैंने बताए, कुछ लोग कहेंगे नहीं ये करप्ट पार्टी, करप्ट पीपल और ये अपने अपने केसेस में फंस रहे हैं। दूसरी जगह वही जगह कुछ ये इमेज भी बिल्डअप हो सकती है कि देखिए कैसे इनको फंसाया जा रहा है और कैसे ये लोग बेचारे जेल में रहे हैं इतने साल, इनको बेल नहीं मिली इतनी आसानी से। तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनके पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। देखिए ये सब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं, इसको आप कोई बहुत फैन बॉयज ना समझें किसी को किसी का। मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ना ही मैं प्रो आप हूँ, ना ही मैं प्रो बीजेपी हूँ, ना ही मैं प्रो कांग्रेस हूँ। मैं एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट दे रहा हूँ। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है किसी के साथ। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मैं एक थर्ड आई व्यू दे रहा हूँ कि कैसे एक स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि समझना ज़रूरी होता है लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा लोगों का होना चाहिए। पार्टी किसी की भी आए,
गवर्नमेंट किसी की भी बने, क्या उस पार्टी या वो गवर्नमेंट आपको एज ए जनरल सिटीजन ऑफ द स्टेट, सिटी और द कंट्री, आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है उसमें। तो ये दो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको बताए। तीसरा आता है दिल्ली में जो डेवलपमेंट को लेके एक फैक्टर है। देखा जाए तो दिल्ली में विजुअली बहुत ज़्यादा नए फ्लाईओवर्स, नए उस तरह से रोडवेज की डेवलपमेंट नहीं हुई है, जो कि 8 से 10 साल पहले, जब आई थिंक 10 से 15 साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, तो उसके 2-3 फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहले तो ये है कि जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इन फ्लाइट वो सारे कंप्लीट किए आपकी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे, तो इसलिए सारा क्रेडिट वो प्रीवियस गवर्नमेंट ले गई है। जो भी रहा, उनके ड्यूरेशन में बहुत लिमिटेड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स रहे हैं जो कि हुए हैं। और दिल्ली की रोड्स बहुत अच्छी ऑनेस्टली नहीं है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में इतने टाइम से हूँ, दिल्ली का ही मैं रेजिडेंट हूँ, और यहाँ की सड़कें बहुत वर्ल्ड क्लास नहीं है, जो कि शायद हो जानी चाहिए थी 10 साल में। अब आई डोंट नो कि रोड का डिपार्टमेंट भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है या वही इनको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बट आई थिंक रोडवेज को लेके इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। उसके फैक्टर्स क्या रहे हैं वी डोंट नो, बट आई थिंक ये बहुत मेजर पॉइंट है, क्योंकि उससे क्या हुआ है कि रोडवेज की क्वालिटी तो पुअर हुई है। दिल्ली में जो भी बारिश आती है उससे जितना जल भराव होता है, जितना ट्रैफिक होता है, उसके कारण रोड्स और टूटती हैं, तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा बड़ा चौथा जो बड़ा पॉइंट आता है निकल के, वो पॉल्यूशन को लेके आता है। तो दिल्ली ऑब्वियसली अब फेमस हो चुकी है अपने पॉल्यूशन को लेके, और ये एटलीस्ट हर अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक का ये खेल बन गया है। ये 5 से 6 महीने दिल्ली हमेशा गलत रीजन्स में हाईलाइट रहती है पॉल्यूशन, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है जो उसकी कंट्री की इमेज टार्निश कर रहा है। दिल्ली की तो कर ही रहा है, और वर्ल्ड वाइड क्या मैसेज जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में हमारी काउंटिंग है दिल्ली स्टेट की, दिल्ली सिटी की। तो अब आप इसको देखिए कि गवर्नमेंट इसको लेके क्या एक्शन कर रही है। गवर्नमेंट का इसमें तो मुझे ना ही स्टेट ना ही सिटी किसी का भी कोई भी एक्शन या आउटपुट या स्ट्रैटेजी नहीं दिखती है। कुछ टाइम पहले ये ऑड इवन स्कीम लेके आए थे टू मिटिगेट दी पॉल्यूशन, बट आई थिंक उससे भी कुछ ऐसा हुआ नहीं, उससे केओस और मचा। हर बार दिवाली पे वो पटाखे बैन हो जाते हैं, वो बड़ा ही एक इलॉजिकल और एक पैथेटिक मूव है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को। पिछले 10 साल से ये नाटक चल रहा है, हर बार दिवाली आती है पटाखे बैन कर देते हैं। इनके पास तीसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है इसको लेके। एक ही ग्रैब के कुछ रूल्स बना दिए हैं, ग्रैब 2, ग्रैब 3, और हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाहर कुछ दिन के लिए नाटक हो जाता है, कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हैं, और वो पानी का छिड़काव होता है। क्या ये कंक्रीट सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है। और मे बी पॉल्यूशन को लेके तो मैं डेफिनेटली सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट आई थिंक अभी को लेके मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में इसको लेके कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, ना ही सिटी ना ही स्टेट, सेंट्रल बेसिकली, और कोई भी इस पे एक्शन नहीं है। तो डेफिनेटली इस चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉल्यूशन का। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कोई क्या करेगी, कोई भी ऐसा विजिबल नहीं है। मेनली सब पार्टी पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजीज उस पर हो रही है कि कौन कितना फ्री में दे रहा है, हिंदू मुस्लिम ये सब चल रहा है, जो आपको पता ही है यूजुअली जैसे चल रहा है हमारे देश में कुछ सालों से। तो इस पॉइंट को लेके भी थोड़ी होप्स नहीं है। दोनों ही पार्टी को मुझे लगता नहीं है कि इस पर कोई भी ब्राउनी पॉइंट मिलेगा, दोनों ही एक दूसरे को लगा रही है इसमें। बल्कि आपको थोड़ा नेगेटिव ये पड़ सकता है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट पंजाब में भी है, क्योंकि पहले हमेशा इट वाज वेरी इजी फॉर दिल्ली टू डिफेंड कि नहीं पंजाब में पराली चल रही है और वहाँ से आपके पॉल्यूशन का सोर्स है जो दिल्ली में आ रहा है। अब भी तो गवर्नमेंट पंजाब में आपकी भी आ गई है ना, तो फिर अब पॉल्यूशन कम क्यों नहीं हुआ अगर वही रीज़न था उसका। तो ये एक फैक्टर है। अब आगे बढ़े 5वें फैक्टर पे, तो लेके इलेक्ट्रिसिटी को लेके है। तो डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट है लोगों के माइंड में आपके लिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में अप टू 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, और उसका बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज है एटलीस्ट लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, इवन मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री में इस टाइम, जो टैक्सेशन चल रही है, पैसा लीक हो रहा है हर जगह से, पैसा सेव तो हो ही नहीं रहा है। तो अगर आप सोचें, अगर आप गुड़गांव में हैं या आप नोएडा में हैं, तो आपको मैं केस बताता हूँ। गुड़गांव में अगर आप 200 यूनिट बिजली खर्च करते हैं या आप नोएडा में 200 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, तो आपका बिल आता है अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपये।
और उसमें आपको फिर कनेक्शन चार्जेस भी देना पड़ता है। तो आपका 5 किलोवाट का कनेक्शन है तो उसके भी फिक्स चार्जेस हैं, 110 रुपये 120 रुपये प्रति किलोवाट। उसके हिसाब से आपका मिनिमम 2,000 रुपये का बिल मिनिमम बनता है। अगर आप 200 यूनिट बिजली भी यूज़ कर रहे हो तो, उसके ऊपर जा रहे हो तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दिल्ली में यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपकी लिमिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 200 यूनिट की है, उसमें जो एक्चुअली सब्सिडी मिल रही है बहुत बड़ा रिलीफ है लोगों के लिए। मंथली बिल बिजली का ना आना, साल में 2,000 रुपये, महीने के 2,000 रुपये सेव हो रहे हैं, साल में 24,000 रुपये तक के सेव हो रहे हैं आई थिंक लोगों के। जहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्सेशन कम करके वो बेनिफिट देना चाहिए, आई थिंक वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी के फॉर्म में मिल रहा है। तो आई थिंक अच्छा है कि अच्छा डिसीजन है। आप लोग ही कहेंगे कि नहीं ये तो जनता का पैसा है, जनता के लिए आई मीन पैसा वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, ये वो टैक्स का पैसा। तो आई थिंक ठीक है ना, टैक्स का पैसा लोगों के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर कोई और गवर्नमेंट भी आती है, बीजेपी की आती है, कांग्रेस की आती है, किसी की भी आती है, तो आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी तो ये फ्री इनको रखनी ही चाहिए। बहुत सपोर्ट मिलता है लोगों को उससे, और बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी, पानी, कुछ हद तक तो ये सब चीज़ें। इतना टैक्स ले रहे हो आप, या तो आप टैक्स कम कर दो, टैक्स कम कर दो, फिर आप यहाँ पे चार्ज लगाओ। तो आई थिंक लोगों का हक है कि इतना तो उनको मिलना ही चाहिए रिलीफ। तो आई थिंक फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू सर्टन लिमिट डेफिनेटली इज इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके बाद पानी का सेम फैक्टर आता है। पानी को लेके भी अभी आपने अनाउंस किया है कि वो जितने भी पुराने बिल हैं पानी के वो माफ़ कर देंगे। वो हर गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी होती है, टाइम टू टाइम दिल्ली जल बोर्ड है या कुछ भी है, ये स्कीम्स लेके भी आते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा स्कीम लेके आता है कि जो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, जिनके ऊपर कुछ कुछ अमाउंट ड्यू है, वो उसको सेटल कर सकते हैं। वो तो ऐसी स्कीम्स आई थिंक गवर्नमेंट लेके आए, कोई भी लेके आए तो वो फेयर है। इलेक्शन में एज अ स्ट्रैटेजी यूज़ करना इसको आई थिंक इज़ फेयर। लोगों का भला होना चाहिए अल्टीमेटली। अब पानी का बिल अगर आप माफ़ करेंगे तो सब पे बर्डन कम होगा। और बहुत टैक्स ले रहे हो गवर्नमेंट यार, बहुत ऑलरेडी ले रही है। तो ये मत कहना कि यार इतना टैक्स का पैसा डेवलपमेंट में लगना चाहिए देश की। आई थिंक यार 28% टैक्स आप दे रहे हो। अगर आपका दिमाग अभी भी नहीं खोला है तो भाई कब खुलेगा मुझे पता नहीं। और टैक्सेशन को लेके भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। स्कूल्स को लेके यूएसपी आई थिंक मैं कहूँगा गवर्नमेंट की वो स्कूल्स को लेके थी कि दिल्ली के स्कूल्स को उन्होंने बहुत इम्प्रोवाइज़ किया है। अब जो पुरानी कंडीशंस होती थी स्कूल्स की, वो इमेज होती थी, वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। स्विमिंग पूल्स तक अब गवर्नमेंट स्कूल में, एमसीडी स्कूल्स में देखने को मिलते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ क्वेश्चनेबल डेफिनेटली, अनलेस जब तक नॉर्मल मिडिल क्लास का बच्चा वहाँ पर नहीं जाता प्राइवेट स्कूल को छोड़ के, मैं कहूँगा कि वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। बट आई थिंक एक स्टेप है, मे बी इन नेक्स्ट सम डिकेड्स आई वुड से, ये डिफरेंशिएशन बिटवीन अ प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल। मुझे समझ ही नहीं आता कि जैसे लोग गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर क्यों नहीं करते हैं? ये फ़र्क क्यों है? हर कोई, आप देखो, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना चाहेगा। हर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहता है, गवर्नमेंट स्कूल में कोई नहीं जाना चाहता है। तो इसका क्या रीज़न है? और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। कुछ कुछ एरियाज़ में स्पेशली अगर आप डॉक्टर एमबीबीएस में जाना चाहते हैं, हर कोई चाहेगा कि मेरा एम्स में एडमिशन हो जाए, मेरा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बट प्राइवेट में वहाँ पे बहुत पैसे लगते हैं, वहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता है, ना उसकी कोई वैल्यू होती है, ना ही आपकी इतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है उसमें। आईआईटीज़ में लोग जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई नहीं जाना चाहता है। तो यार थोड़ा गैप है, डिफरेंशिएशन है, एक रिमार्केबल, एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस है जो एक मुझे लगता है ख़त्म होना चाहिए। लोगों को गवर्नमेंट स्कूल की प्रेफरेंस होनी चाहिए, बट उसके लिए गवर्नमेंट को ही काम करना पड़ेगा। समवेयर वो समझना होगा कि ये गैप क्यों है, गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेके क्रेज़ क्यों है इतना, और गवर्नमेंट स्कूल्स को लेके क्रेज़ क्यों नहीं है। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर, जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल के आएगा, वो आई थिंक कहीं ना कहीं करप्शन को लेके है। काफ़ी इल्ज़ाम लगे हैं गवर्नमेंट पे, जो आई थिंक इससे ज़्यादा और निकल के आएगा तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट डील ब्रेकर होगा, वो ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा लोगों का। क्योंकि आप एक हद तक तो किसी को आप शील्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, उस स्टेट में आपको फुल पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक्शन नहीं दे रही। बट आई थिंक एक लेवल के बाद वो चीज़ निकल जाएगी हाथ से। तो उस पर काफ़ी अश्योरेंस देनी होगी लोगों के बीच में जाके
आपके मेन लीडर्स को। तो मेरी थॉट में ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने वाला है। अनलाइक एनी अदर इलेक्शन, ये इलेक्शन भी डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि दिल्ली 93 के बाद आज तक दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट नहीं बनाई है। ऑलमोस्ट 30 साल 32 साल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। आई थिंक 93 में बनी थी, बट जब उसके बाद 95 या 96 में जब भी शीला दीक्षित की सरकार उस टाइम बनी, उसके बाद से आई थिंक लास्ट सीएम हमारे दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा या भजन लाल खुराना थे। तो उनके बाद तो बीजेपी नहीं आई दिल्ली में। अब क्या अगर बीजेपी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक इस बार मैं कहूँगा कि ये जो इलेक्शन का गेम है काफ़ी क्लोज हो सकता है इस बार। तो नो वंडर, बिकॉज एक एंटी इनकम्बेंसी भी बन जाता है फैक्टर, और ये सेंट्रल लेवल पे भी हमको देखने को मिला। आपने देखा तो कैसे बीजेपी के वोट्स इस बार कम हुए, सीट्स कम हुई। तो ये तो एक नेचुरल फैक्टर है। एक्सेप्ट महाराष्ट्र में सरप्राइजिंग था कि महाराष्ट्र में ऑल्दो सिर्फ 5 साल ही हुए थे, तो शायद एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं थी। बट आई थिंक स्टेट लेवल पे थोड़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, एटलीस्ट स्पेशली 10 साल बाद। तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि लोग चेंज करके देखना चाहते हैं। कांग्रेस पिक्चर में नहीं है ऑनेस्टली। कांग्रेस का कोई भी एक्शन प्लान, कोई लीडरशिप कनेक्ट नहीं है दिल्ली के लोगों से उस लेवल पे। दिल्ली का कोई फेस नहीं है कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग। ऑल्दो बीजेपी में ऐसा कोई फेस नहीं है, बट वहाँ पे वो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की इमेज के सहारे उसको हमेशा हर जगह ही कैप्चर करना चाहते हैं। बट वही ये फैक्टर है, दिल्ली में भी फेस नहीं है। इंटरेस्टिंगली आपके पास फेस है, बट हर पार्टी की ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे लोकल कोई फेस नहीं है स्टेट लेवल पे। बहुत कम जगह ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ के लोकलाइज फेसेस हैं, उसके दम पे इलेक्शन लड़े जाए, ना कि पार्टी के सिर्फ सेंट्रल लीडर के दम पे। तो लेट्स सी, 5 फरवरी को आप लोग अपने वोटिंग अधिकार का ज़रूर यूज़ करें। दिल्ली में जहाँ भी आपके वोट्स हैं ज़रूर वोट आप करें अपना, और एक बेटर सिटी के रूप में दिल्ली निकल के आए एज अ सिटीज़न। हमारी यही इच्छा है। तो लेट अस सी, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो कैसा रहता है इलेक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना व्यू शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।